नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत एवं वेलकम करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न 3 के बारे में देखा था, आज हम लोग अभ्यास प्रश्न 4 देखेंगे। ये अभ्यास प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके माध्यम से यह हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा उससे किस तरीके से प्रीवियस ईयर में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस अभ्यास प्रश्न में हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके को क्या करते हैं, सीखते हैं और यह देखते हैं कि क्या हम लोगों ने जो पढ़ा है उस बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो अगर आज आप अभ्यास प्रश्न 4 में आएंगे तो जो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न यह है, और आपके ये एग्ज़ाम में यूपी पीसीएस मेंस 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो ये पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, जिसमें पहला दिया है समाजवाद, दूसरा ग्राम स्वराज, तीसरा पंथ निरपेक्षता, चौथा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आपको सही कूट का पहचान करना है, सही कूट का पहचान करें, जिसमें ए ऑप्शन दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बी ऑप्शन फर्स्ट एवं थर्ड, सी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, डी ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये 4 ऑप्शन जो है दिए गए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो अगर आप आएंगे 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया, कब किया गया, 1976 में किया गया, और 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्दों को जोड़ा गया, 3 वर्ड ऐड किए गए। और वह 3 शब्द कौन कौन से थे, 3 शब्द था समाजवादी, सोशलिस्ट, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी के बाद अगर आप आएंगे पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, और उसके बाद अगर आप आएंगे अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये 3 शब्द क्या किए गए, जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और उसके अलावा अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। इन 3 शब्दों से आइए मैच करते हैं, जो मैच करेगा वही जो है क्या होगा, सही होगा। तो अगर आप आएंगे समाजवादी, तो समाजवादी शब्द जो है, समाजवाद शब्द क्या कर दिया गया, जोड़ा गया 1976 में, और पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ग्राम स्वराज और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्दों को जो है 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा नहीं गया है।
तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 1 और 3 होना चाहिए और ऑप्शन बी में दिया है 1 एवं 3। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 वर्ड ऐड किए गए। सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को क्या किया गया? जोड़ा गया। उसके अलावा ये 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और जो है अखंडता शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1997 में पूछा है। यूपी पीसीएस 1997 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है। भारत एक क्या है? गणतंत्र है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है। इसमें ऑप्शन ए बनाया है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी ऑप्शन, भारत में संसदीय शासन नहीं है। संसदीय शासन नहीं है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। सी ऑप्शन, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और डी ऑप्शन, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है? यूपी पीसीएस 1997 में पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि गणतंत्र का मतलब, रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब क्या होता है? अगर रिपब्लिक का मतलब या गणतंत्र का मतलब आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। तो रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब, रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब यह है, रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब यह है कि देश में राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। निर्वाचन होना चाहिए, वंशानुगत न हो। वंशानुगत न हो। तो जिस भी देश में राष्ट्राध्यक्ष का, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, निर्वाचन होगा,
अब वह इलेक्शन चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे व्यवस्था कैसा है, रिपब्लिक व्यवस्था है, रिपब्लिक सिस्टम है, गणतंत्रीय व्यवस्था है। तो अगर भारत में आप आएंगे तो भारत में जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन किया जाता है, राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता। लेकिन अगर ब्रिटेन में आप जाएंगे तो ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति जो होते हैं, हालांकि वहाँ पे राष्ट्रपति का कोई पद होता नहीं, राजा, महारानी और महाराजा का पद होता है जो राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट होता है। और वहाँ के जो महाराजा या महारानी होते हैं उनका इलेक्शन नहीं होता, वो जो है क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। तो अगर वहाँ पे वंशानुगत है तो इसका मतलब ब्रिटेन का सिस्टम गणतंत्रीय व्यवस्था वाला नहीं है। जबकि भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो इसका मतलब भारत का शासन कैसा है, गणतंत्रीय व्यवस्था वाला है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यही क्या होगा, सही होगा। भारत में भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं चुना जाता, बल्कि उसका इलेक्शन किया जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लोअर एग्जाम में क्या कर रहा है, पूछ रहा है 1998। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत के संविधान के, भारत के संविधान के आमुख, आमुख का मतलब है प्रस्तावना को आमुख बोलते हैं। आमुख का लक्ष्य, आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों, उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? स्टेटमेंट 1 दिया है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। 2 नंबर, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 3 नंबर, अवसर की समानता, 4 नंबर, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करना है। ए कह रहा है 1 एंड 2, बी ऑप्शन कह रहा है 1, 2 और 3, सी ऑप्शन 2, 3 और 4 और डी ऑप्शन सभी, सभी। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे जो है लोअर एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। और ये कह रहा है कि आमुख या प्रस्तावना या उद्देशिका का लक्ष्य, लक्ष्य के बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है, जो उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। और ये लक्ष्य कौन प्राप्त करेगा?
ये जो है सरकार को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं, अगर आप प्रिएम्बल में आएंगे तो प्रिएम्बल या प्रस्तावना में अगर आप आएंगे तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना का लक्ष्य देख लेते हैं कि प्रस्तावना का लक्ष्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका गोल क्या है। तो अगर लक्ष्य पे आप आएंगे, प्रस्तावना के लक्ष्य पे अगर आप आएंगे तो लक्ष्य में आपको न्याय मिलेगा, न्याय के बाद आपको स्वतंत्रता मिलेगी और स्वतंत्रता के बाद आपको समता मिलेगा। क्या मिलेगा? समता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। न्याय अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ 3 प्रकार का न्याय मिलेगा। 3 प्रकार के न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय आपको क्या होंगे, मिलेंगे। स्वतंत्रता अगर आप आएंगे तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको मिलेंगी और 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और समता के स्तर पे आएंगे तो समता आपको 2 मिलेगा। एक मिलेगा प्रतिष्ठा एवं अवसर। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, ये 2 स्तर पे आपको क्या मिलेगा, समता मिलेगा। तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समता 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये लक्ष्य है। आइए मैच करते हैं। पहला क्या स्टेटमेंट दे रहा है? पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। तो ये देखिए, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो यह स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, क्योंकि सामाजिक आर्थिक न्याय का बात किया गया है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार का बात कर रहा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो देखिए, विचार है और अभिव्यक्ति है, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो यह भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके अलावा अवसर की समता का बात कर रहा है। अवसर की समता, तो ये देखिए, लक्ष्य में अगर आप आएंगे समता में तो ये अवसर की समता का भी बात करता है। तो इस प्रकार 3 नंबर स्टेटमेंट भी क्या होगा, सही होगा। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो आगे जाएंगे तो व्यक्ति के प्रतिष्ठा की भी बात की गई है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे, ये 4 नंबर स्टेटमेंट नहीं भी पता है तो 1, 2, 3 तो सही है। तो 1, 2, 3 तो ये ऑप्शन छट गया, ये ऑप्शन छट गया, बचा बी और डी। तो बी और डी बचा। तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा की भी बात की गई है, फ्रेटर्निटी का बात किया गया है, भाईचारा का बात किया गया है। तो 4 नंबर भी स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। और इस प्रकार अगर आप आएंगे तो सभी स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के प्रस्तावना, संविधान के प्रस्तावना के बारे में
कौन सा सही है, कौन सा सही है। जिसमें अगर आप आएंगे तो पहला स्टेटमेंट, यह क्वेश्चन पूछा है MPPCS 2005 में। ये जो है सही स्टेटमेंट के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कह रहा है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, संविधान के अंग नहीं थे। बी ऑप्शन, उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, जोड़े गए। सी ऑप्शन, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। डी ऑप्शन, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, प्रस्तावना के अंग नहीं है, के अंग नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये आपसे कौन सा सही स्टेटमेंट कर रहा है, पूछ रहा है। तो बी ऑप्शन कर रहा है उक्त शब्द मतलब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो यह स्टेटमेंट गलत है। यह कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। तो बी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन, उक्त शब्द 1985 गलत है, 1976 में जोड़ा गया, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, तो ये संविधान के प्रस्तावना के अंग है, तो यह भी नहीं होगा। बच्चा ए, तो ए क्या होगा, सही होगा। और लिख रहा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। यह बात सही है कि जब 1950 में संविधान को लागू किया गया तो उस समय प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। इन शब्दों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है और यह क्वेश्चन IAS 2009 में पूछा है। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, का उद्देश्य है। ए ऑप्शन, अधिकतम संख्या का, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। बी ऑप्शन, कमजोर वर्गों की कल्याण का,
कल्याण का प्रबंध करना। सी ऑप्शन। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। डी ऑप्शन। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट के बारे में। तो कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का मतलब यही होता है कि अधिकतम लोगों का कल्याण जो है क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना क्या है, एक स्टेटमेंट है। उसके अलावा कल्याणकारी राज्य का मतलब यह है कि कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना भी, कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनका कल्याण करने का प्रबंध करना भी जो है क्या है, कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। सी ऑप्शन। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, यह भी वेलफेयर स्टेट का ही एक लक्षण है। और डी ऑप्शन। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं अगर आप आएंगे तो यह ऑप्शन डी तो नहीं होगा। अगर ये देता उपरोक्त में से सभी तो ये स्टेटमेंट डी ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन ए बी सी में से अगर आप आएंगे तो ए बी सी में से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वह ए क्या होगा, सही होगा कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही वेलफेयर स्टेट का मोटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 यूपी पीसीएस 2009 में आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करें। तो निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है प्रस्तावना के संदर्भ में, जिसमें अगर आप आएंगे तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव या इसे उद्देशिका प्रस्ताव भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। अंतोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा स्टेटमेंट, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन नहीं किया जा सकता। चार नंबर, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता।
रद्द नहीं कर सकता। ये 4 स्टेटमेंट हैं और आपको सही कूट का क्या करना है, पहचान करना है। जिसमें ऑप्शन ए दिया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, डी ऑप्शन केवल 2, 3 व 4। तो इस प्रकार अगर आप पाएंगे तो ये ऑप्शन आपके जो है दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव या उद्देशिका जो प्रस्ताव था उसको बाद में उद्देशिका बना दिया गया। तो यह स्टेटमेंट क्या है, सही है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बाद में उसे उद्देशिका बना दिया गया, प्रस्तावना बना दिया गया। स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप आएंगे तो कह रहा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ये सही है कि इसका जो नेचर है वो न्याय के योग्य नहीं है। तो यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा, हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा प्रीएम्बल में एक बार अमेंडमेंट किया गया है अब तक 1976 में, और उस 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया। वो 3 शब्द, पहला समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता शब्द था। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि संशोधन किया जा सकता है। सिर्फ कंडीशन यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। यह भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो 1, 2 और 4 क्या है, सही है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ऑप्शन बी में दिया गया है 1, 2 और 4। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2009 में क्या किया गया है, पूछा गया है कि भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ए ऑप्शन दिया गया है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। बी ऑप्शन
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य। सी ऑप्शन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य। डी ऑप्शन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये क्वेश्चन इस तरीके से क्या किया गया है, पूछा गया है। और ये पूछ रहा है कि 26 नवंबर 1950 के पास क्या स्थिति थी इसकी। तो आइए देखते हैं। तो लोकतंत्रात्मक गणतंत्र यह नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप पाएंगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, तो 1950 में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, तो यह भी स्टेटमेंट नहीं होगा। सी ऑप्शन पे अगर आप आएंगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए डी ऑप्शन देख लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, तो ये दोनों शब्द 1950 में नहीं थे। ये कब आए हैं? 1976 में आए हैं। और पूछ रहा है 26 नवंबर 1950 के पास। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ए, बी और डी नहीं होगा, बचा सी ऑप्शन। तो सी इज अ राइट आंसर। सी क्या होगा? सही होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है 1995। और यह कह रहा है प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? सही क्रम के बारे में पूछ रहा है। ए ऑप्शन, ए दिया है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। सत्ता संपन्न। बी ऑप्शन, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। गणतंत्र। सी ऑप्शन, सार्वभौम
सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कह रहा है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा गया है वो आपसे क्रम के बारे में जानना चाह रहा है। तो सबसे पहले क्रम आप तभी जान पाएंगे जब आपको जो है यह पता होगा कि प्रीएम्बल है क्या, प्रीएम्बल में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। अगर प्रीएम्बल में बातों को आपको याद रहेगा तभी आप ऐसे क्रम वाले क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। तो अगर आप आएंगे तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। देखिए धर्मनिरपेक्ष से पहले समाजवादी है और इसमें समाजवादी बाद में दे रहा है, धर्मनिरपेक्ष बाद में पहले दे रहा है, तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, इसको अभी छोड़ देते हैं। सी ऑप्शन पे आते हैं सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष के बाद समाजवादी दे रहा है तो यह नहीं होगा, यह भी स्टेटमेंट नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो बी और डी में आइए देखते हैं। डी कह रहा है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। बेसिकली जनवादी, लोकतंत्र का जो स्थान है ये होना चाहिए और यहाँ पे जनवादी धर्मनिरपेक्ष से पहले दिया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा, बी नहीं होगा। सही कौन सा होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा और यही क्रम होगा। सबसे पहले सार्वभौम, सत्ता संपन्न, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर जनवादी और फिर गणतंत्र। यही क्रम है, आपको क्या होगा दिखाई देगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है यह क्वेश्चन आपसे लोअर यूपी लोअर एग्जाम 2004 में क्या किया गया है, पूछा गया है और कह रहा है संविधान में दिया गया आमुख, दिया गया आमुख या प्रस्तावना के बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया है न्यायालय में लागू होता है। ये प्रस्तावना के बारे में कह रहा है, स्टेटमेंट पहला कि न्यायालय में लागू होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, और उसकी उपयोगिता है। 3 नंबर स्टेटमेंट शासन करने के उद्देश्यों
को उल्लिखित करता है, उल्लिखित करता है। 4 नंबर ऑफ संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। आपको सही उत्तर का क्या करना है, पहचान करना है। सही कूट का पहचान करना है, सही कूट का आपको पहचान करना है, जिसमें ऑप्शन ए दिया है 1 और 2, ऑप्शन बी दिया है 2 और 3, ऑप्शन सी दिया है 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी दिया है 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार ये ऑप्शन क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। और आइए देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप पहला स्टेटमेंट आएंगे तो कह रहा है न्यायालय में लागू होता है। तो न्यायालय में यह लागू नहीं होता, इसे लागू नहीं कराया जा सकता। तो यह जो है स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 नंबर गलत हो जाएगा। तो 1 नंबर स्टेटमेंट गलत है। तो आइए देखते हैं 1 नंबर किस में है, वो स्टेटमेंट नहीं होगा। इसमें 1 नंबर दिया है तो यह भी स्टेटमेंट नहीं होगा। 1 नंबर इसमें भी दिया है, यह भी नहीं होगा। अब हम लोग का राइट आंसर बी या डी में से कोई होगा, जिसमें एक स्टेटमेंट हम लोगों ने ये देख लिया कि क्या है, वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ऑब्जेक्टिव या उद्देशिका या प्रस्तावना का अपना जो है क्या है, इम्पोर्टेंट है, महत्व है, और महत्व के साथ साथ उसकी क्या है, उपयोगिता है। यह सही स्टेटमेंट है। 3 नंबर शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। यह भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। 4 नंबर पे आएंगे, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में भी क्या करता है, सहायता करता है। तो 2, 3, 4 स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तो इसका स्टेटमेंट 2, 3, 4 सही होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जो यूपीपीसीएस 2009 में क्या कर रहा है, आपसे पूछा गया है। कह रहा है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। मूलभूत लक्षण हैं। इसमें स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। लोकतांत्रिक गणतंत्र है। 2 नंबर स्टेटमेंट, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। संसदात्मक रूप की सरकार है। 3 नंबर स्टेटमेंट, सर्वोच्च सत्ता
भारत की जनता में निहित है। चार नंबर स्टेटमेंट, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। और आपको सही उत्तर का पहचान करना है, सही कूट का पहचान करना है, जिसमें अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए दिया है 1 और 2, ऑप्शन बी दिया है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी दिया है 2, 3 और 4, और ऑप्शन डी दिया है सभी चारों। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस 2009 में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। स्टेटमेंट क्या है, सही है कि भारत एक जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट पहला क्या हो गया, सही हो गया। अगर पहला स्टेटमेंट सही हो गया तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 1 नंबर इसमें दिया नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। 2 नंबर स्टेटमेंट भी सही है कि भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, संसदीय व्यवस्था वाला क्या है, गवर्नमेंट है। उसके अलावा 3 नंबर अगर आप आएंगे, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। 4 नंबर यह है कि एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, यह स्टेटमेंट गलत है। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3 क्या होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आज अभ्यास प्रश्न 4 के अंतर्गत हम लोगों ने यह देखा, 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। और इस 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो है ऑप्शन भी सही किया जा सकता है, सही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न के साथ जो है अभ्यास प्रश्न 5 के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।